हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पंजाब नेशनल बैंक को। इसको डिस्कस करने का रीज़न क्या है? एक तो अभी हाल फिलहाल में मार्च क्वार्टर 2026 का रिजल्ट है, तो वहाँ पे हम कंपनी के रिजल्ट को समझेंगे अच्छे से, फाइनेंशियल्स को अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हम क्या हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नज़र आती है उस चीज़ को भी हम डिटेल से समझेंगे। तो उसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर भी करें, ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ के चीज़ों को सीख सकें, समझ सकें। ओके, तो सबसे पहले हम चलते हैं स्कैनर डॉट इन पर। तो अगर हम यहाँ पे मार्केट पोजीशन की बात करें बैंक की, तो द बैंक इज अमंग द टॉप 3 पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया एंड सेकंड लार्जेस्ट बाय वे ऑफ बिजनेस साइज। अगर हम पीएसयू बैंकों की बात करें, पीएसयू का मतलब क्या होता है? पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी कि सरकारी बैंक। तो जो टॉप 3 बैंक हैं उनमें पंजाब नेशनल बैंक की गिनती होती है। और अगर बिजनेस साइज के बात करें तो वहां पे सेकंड लार्जेस्ट बैंक ये आता है ना। मार्केट कैप कितना है? 1,23,951 करोड़। स्टॉक भी 6.72। आरओसी 6.06%। डेप्ट टू इक्विटी 12.2। रिटर्न ऑन इक्विटी 13.0%। प्रमोटर होल्डिंग 70.1%। फिर यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी, वो क्या है? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या है यहाँ पे? 130 का। करंट प्राइस कितना है? 108। डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड भी ये अच्छा खासा देते हैं, 2.67%। और प्लेज परसेंट है यहाँ पे 0। अब कुछ चीज समझते हैं हम यहाँ पे। जब भी हम बैंक या एनबीएफसी के स्टॉक डिस्कस करते हैं तो वहां पे हम ये चीज हमेशा समझते हैं कि बैंकिंग और एनबीएफसी में हमें आरओसी से ज्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी को ज्यादा तवज्जो देनी होती है यहाँ पर। फिर जो डेब्ट टू इक्विटी है यहाँ पे, अब ये लग सकता है कि 1 रुपए जहाँ पे खुद का है शेयर होल्डर्स का, उनके ऊपर 12 रुपए का कर्जा है यहाँ पे। तो जो एनबीएफसी कंपनियां होती हैं, जो बैंकिंग कंपनियां होती हैं, इनका काम क्या होता है? सस्ती ब्याज दर पर हमसे पैसा लेना और अधिक ब्याज दर पर वही पैसा हमें वापस देना। अब वो कैसे हो सकता है? जैसे गोल्ड लोन लेते हैं हम, होम लोन लेते हैं, व्हीकल लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं, और भी काफी तरह के हम लोन लेते हैं, तो वो हमें अधिक ब्याज दर पर मिलता है। और ये जो होता है, लोन लेने और लोन देने के बीच में ही ये कंपनियां अपना पैसा कमाती है, अपना मार्जिन कमाती हैं। तो यही इनका बिजनेस होता है। तो यहाँ पे ये जो डेप्ट होता है कंपनी पे, ये डेट यहाँ पे इनके ऊपर कर्ज ना होके इनकी इन्वेंट्री का काम करता है। अगर ये मतलब पैसा लेंगे नहीं तो ये पैसा देंगे कहाँ से? अब दूसरी बात ये है, बैंकिंग और एनबीएफसी के केस में रिटर्न ऑन इक्विटी हमें देखना है, मिनिमम होना चाहिए 10%। अगर 10% से ऊपर है तो वो बहुत ही बेहतरीन है यहाँ पे। फिर मैंने जो डिस्कस की थी जहाँ पे बुक वैल्यू, और इसको थोड़ा सा हम अभी डिस्कस करेंगे, उसके पहले हम एक बार यहाँ पे मार्च क्वार्टर 2026 के रिजल्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्च 2025 में सेल्स कितनी, रेवेन्यू कितनी थी? 32,523 करोड़, जो बढ़ के कितनी होगी? 32,798 करोड़। और नेट प्रॉफिट कितना है? 5,011 करोड़ से बढ़ के कितना हो गया? 5,602 करोड़। और अगर यहाँ पे हम देखें तो फाइनेंसिंग प्रॉफिट है, वो भी यहाँ पे लास्ट 12 क्वार्टर में ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर है। इससे पहले ये दिसंबर 2024 में आया था 3,663 करोड़। अब जैसे यहाँ पे एक तो व्यू स्टैंड अलोन है और एक कंसोलिडेटेड डाटा। जब हम स्टैंड अलोन डाटा पे जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे हम एनपीए देख सकते हैं। तो कंपनी का जो लोन बुक है वो भी यहाँ पे अच्छी खासी सुधरी है। मार्च 2025 में इनका ग्रोस एनपीए कितना था? 3.95%। 3.95% से घटा के ये कितने लेके आए हैं? 2.95%। और नेट एनपीए इनका कितना है? 0.40 से घट के कितना आ गया? 0.29। तो लास्ट 12 क्वार्टर की हम बात करें तो नेट एनपीए इनका एकदम लो लेवल पे है, और ग्रोस एनपीए भी इनका एकदम लो लेवल पे है। अब यहाँ पे हम प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में जाके देखें तो रेवेन्यू 46,315 करोड़ से बढ़ के कितनी हो गई? 1,28,223 करोड़ की।
और नेट प्रॉफिट भी देखें यहाँ पे हाईएस्ट एवर है। किसी टाइम पे जो बैंकों की हालत खराब हो गई थी, है ना। अब हम देखें मार्च 2018 में यहाँ पे नेट प्रॉफिट था -12,283 करोड़ का, मतलब बैंक लॉस में चल रहा था। वहां से ये कवर करते करते कितना लेके आए हैं, मार्च 2020 में इनका नेट प्रॉफिट था 336 करोड़ का। और अभी अगर हम मार्च 2026 की बात करें तो 16,904 करोड़ हाईएस्ट एवर है। और यहाँ पे कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो ये भी 3 साल का 89% है, बहुत ही बेहतरीन है। अब रिजर्व की बात करें हम यहाँ पे तो 38,709 करोड़ से बढ़ के कितना हो गया, 1,40,351। और डिपॉजिट्स भी यहाँ पे 5,19,000 से बढ़ के कितने हैं, 17,11,126। और बोरोइंग जो कि हमने बात की थी कि जो इनकी एक इन्वेंट्री का काम करता है, 27,740। अभी कितना है, 82,314 का। अब अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाके देखें यहाँ पे तो प्रमोटर के पास कितना है, 70.08%। और एफ आई 6.39% और डी आई के पास कितना है, 16.05। और पब्लिक के पास कितना, ओनली 7.48%। तो ये भी एक अच्छा खासा पॉइंट है यहाँ पे, मतलब 92.52%, 92.52% होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास में है। स्ट्रॉन्ग हैंड्स कौन कौन से हैं, प्रमोटर, एफ आई और डी आई। अब जैसे हमने ये चीज डिस्कस की थी कि यहाँ पे कंपनी स्टॉक प्राइस कितना है, अभी करंट में 108 है। और बुक वैल्यू कितना दिखा रहा है हमें, अभी वन, थोड़ा सा एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ क्योंकि मैं अभी लाइव मार्केट में बना रहा हूँ, है ना। तो करंट प्राइस कितना है हमारा, 108 का, और बुक वैल्यू हमारा कितना दिखा रहा है, 124 का। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे, उस चीज को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जब यहाँ पे हम चार्ट वाले सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे हम करते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू। अब एक चीज हमें देखनी है कि जब भी जो गवर्नमेंट कंपनियां होती हैं, बैंक, इनको ट्रेड करने का एक सबसे बढ़िया तरीका होता है, जब भी ये बुक वैल्यू से नीचे चले जाएं और इनके फाइनेंशियल, मतलब रेवेन्यू, सेल्स वगैरह, नेट प्रॉफिट वगैरह हाईएस्ट एवर हो, तो उसके बाद ये अपनी बुक वैल्यू तक तो आते आते हैं। अब जैसे यहाँ पे बात करें हम 2022, जून 2022 के आसपास इनकी बुक वैल्यू कितनी थी, 0.3 के आसपास। और ये बुक वैल्यू कब आती है, जब इनकी, ये जब बुक वैल्यू 1 के बराबर आ जाते हैं तो ये अपनी करंट की बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहे होते हैं। अब अगर हम चार्ट में देखें, जैसे यहाँ पे हमें इसकी बुक वैल्यू कितनी दिखा रहा है, 124। अब अगर हम चार्ट पैटर्न में चलें यहाँ पे, अभी करंट का प्राइस कितना दिखा रहा है, 107.99, 108 रुपये मान लेते हैं, चलो, है ना। अब अगर यहाँ से ये 124 का दिखा रहा था हमें, है ना, वहां तक अगर ये जाता है मान लो करंट प्राइस से, तो ये हमारा कितना निकल के आता है, लगभग 15% का। और थोड़ा सा जैसे अभी हमें ये 130 का दिखा रहा था थोड़ी देर पहले, अगर 130 तक भी ये जाता है तो ये हमारा रिटर्न निकल के आता है लगभग 20%। यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न निकल के आता है यहाँ पे। अब जैसे हमने देखा कि यहाँ पे फाइनेंशियल हाईएस्ट एवर है। फिर एक चीज जो हमें यहाँ पे समझनी है वो क्या है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक रन अवे गैप अप क्रिएट हुआ था यहाँ पे, है ना। उसको ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट फिल भी कर चुका है, कौन सी कैंडल के थ्रू, इस कैंडल के थ्रू, यहाँ पे जो 5 मई 2026 को बनी थी, इसके थ्रू यहाँ पे उसको फिल भी कर सकता है। तो ऐसे में यहाँ पे संभावना क्या बनती है, जैसे हो सकता है ये यहाँ तक और थोड़ा नीचे आके यहाँ से फिर बाउंस बैक करे। एक चीज और यहाँ पे हम देख सकते हैं, हमने देखा कि फाइनेंशियल हाईएस्ट एवर है और इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट गवर्नमेंट बैंक है ये, है ना। एक टेक्निकल चार्ट पैटर्न और यहाँ पे
बना हुआ है, और वहां पे उसने ये जो कैंडल है कितने तारीख की, 14 जनवरी 2026 को, इस कैंडल के साथ इसने ब्रेकआउट भी दिया। और नेक्स्ट कैंडल जो 15 जनवरी है शायद, हाँ 16 जनवरी 2026 को, वहां पे इसने ब्रेकआउट कंफर्म भी किया। उसके बाद हुआ क्या, जैसे अभी फरवरी के आसपास यूएस और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था, उस वजह से पूरा मार्केट यहाँ पे प्रेशर में रहा था, तो उस वजह से ये सभी स्टॉक्स नीचे गए थे। अब यहाँ पे ये फॉर्मेशन भी हुआ था। ये कौन सा पैटर्न है यहाँ पे, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना रखा है, आप लोग देख सकते हैं, कप विद हैंडल फॉर्मेशन। तो ये बड़ा सा कप है और ये इसका हैंडल, और यहाँ पे ये ब्रेकआउट भी हुआ था 14 जनवरी को, और ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ था 16 जनवरी 2026 को। तो यहाँ पे हमारे टारगेट्स क्या हो सकते हैं, यहाँ पे हम जो कप है इसकी डेप्थ को मेजर करेंगे कहाँ तक, नेक लाइन तक, जो रेसिस्टेंस का काम करे यहाँ पे, और फिर इसको एज इट इज यहाँ पे हम प्लॉट कर देंगे नेक लाइन के ऊपर। तो नेक लाइन से हमारा आता है लगभग 32% के आसपास। अगर हम करंट प्राइस से बात करें, जो 107 रुपये 108 रुपये के आसपास चल रहा है, यहाँ तक ये हमारा टारगेट लगभग निकल के आता है 168 रुपये के आसपास। अगर हम करंट प्राइस से बात करें तो ये हमारा टारगेट निकल के आता है लगभग 56% के आसपास। तो यहाँ पे हम दो तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, एक तो बुक वैल्यू के बेस पे। यहाँ पे ये चीज हमने देखी हुई है कि जब भी स्टॉक प्राइस बुक वैल्यू से नीचे जाता है तो बुक वैल्यू तक आता ही आता है। ओके, फिर दूसरा हमारा टेक्निकल चार्ट पैटर्न है यहाँ पे, कप विद हैंडल फॉर्मेशन। यहाँ पे उसका ब्रेकआउट भी हुआ था, और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे कंफर्मेशन भी हुआ था। और ये नीचे आने का मेन रीजन क्या था, वहां पे जो ओवरऑल जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ गए थे, उन वजह से ये नीचे आया था, बाकी और कोई खास रीजन नहीं था।